Assalamu alaikum students and welcome back to the YouTube channel Dream Academy. I hope that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start class 10 unit number 11 thermal transformations conceptual questions from question number 6 to question number 11. In the previous video we had covered question number 1 to question number 5. In this video we will cover question 6 to question number 11. As you already know that your paper had covered 50 to 60% conceptual questions. Therefore it's very important to cover these conceptual questions. So now without wasting of time, let's move towards our video. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. हाउ डज द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग एक गर्मी के दिन में समर्स में अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हमारी कार का जो टायर है उसके अंदर प्रेशर कैसे चेंज होता है. हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6. ओके, अब हम इसके आंसर को देखते हैं. ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे द प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं गर्मियों में तो हमारे कार में जो प्रेशर कार के टायर में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. टाइम टू टाइम हमारे कार की जो टायर है उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा. दिस हैपन्स बिकॉज द टायर्स बिकम हॉट ड्यू टू द हॉट वेदर एंड फ्रिक्शन विद द रोड. अब देखें यहाँ पे इशू क्या है. गर्मियों में जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो जब हमारी कार चल रही होती है वो दो चीज़ों का सामना कर रही होती है. पहली चीज़ तो क्या है, वो हॉट हो जाते हैं गर्मी की वजह से. और दूसरी चीज़ किसकी वजह से हॉट होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन तो आपको पता है ना, फ्रिक्शन किसको कहते हैं, रगड़ को. क्योंकि वो कार का टायर हमारी सड़क के साथ रगड़ खा रहा होता है. और दूसरी चीज़ हॉट वेदर है तो वहाँ से भी वो गर्म हो रहा है. दो चीज़ों से गर्म हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से भी गर्म हो रहा है और गर्मी की वजह से भी गर्म हो रहा है. एज द एयर इन साइड द टायर गेट्स वाटर इट्स पार्टिकल मूव फास्टर. हमें इस चीज़ का पता है कि जैसे ही किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उस मैटर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एंड पुश हार्डर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द टायर. जब गर्म होने की वजह से दोनों चीज़ें, हॉट वेदर और फ्रिक्शन की वजह से टायर जब गर्म होगा उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे और वॉल्स की टायर के अगेंस्ट टकराएंगे, वॉल्स टायर्स की वॉल्स को हिट करेंगे. दिस इंक्रीजेज द एयर प्रेशर इनसाइड द टायर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जब हिट करेंगे टायर की वॉल को तो उससे क्या होगा, टायर के वॉल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. बिकॉज हीटिंग हो रही है, कोलिजन हो रही है. कोलिजन से हमेशा प्रेशर इंक्रीज होता है. तो होप सो को आपको क्वेश्चन समझ आएगा. हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं. हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं तो उसको समझने से हमारे जो साइड वॉक्स होते हैं उसके अंदर क्रैक्स को किस तरह से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं गर्मी के मौसम में. ठीक है, सो इस चीज़ को सबसे पहले वो एक्सप्लेन. अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या बेसिकली. थर्मल एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच अ मटेरियल बिकम्स बिगर और एक्सपैंड्स व्हेन इट इज हीटेड. थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल जो होता है वो बड़ा हो जाता है या एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है जब भी उसको हम हीट करते हैं. अब ये हीटिंग की वजह से फैलने का मकसद क्या है, क्यों होता है ये. दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स इनसाइड द मटेरियल मूव फास्टर एंड स्प्रेड फार्दर अपार्ट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये इस वजह से होता है क्योंकि मैटर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उनके पास एनर्जी आ जाती है. जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलिजन करेंगे. कोलिजन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे जिसकी वजह से वो मटेरियल एक्सपैंड हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा. दैट इज थर्मल एक्सपेंशन. ठीक हो गया. अब होप सो कि आपको थर्मल एक्सपेंशन समझ आया होगा. अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ वापस मूव ऑन करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन से वो समझना क्या चाह रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि अगर अब आपने थर्मल एक्सपेंशन समझ लिया एक्चुअल में होता क्या है. अब वो कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर्स थर्मल एक्सपेंशन को समझ लें तो उनके इस समझने से वो साइड वॉक्स में क्रैक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. मतलब ये साइड वॉक आपको नजर आई जो साइड पे, रोड्स के साइड पे बना होता है जहाँ पे लोग वॉक कर रहे होते हैं. अब वो कह रहे हैं कि इनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं. अगर तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को अच्छे से समझ लें तो क्रैक्स खत्म किए जा सकते हैं. किस तरह खत्म किए जा सकते हैं, इस चीज को अब हमने समझना है. अब आपको पता चल गया कि साइड वॉक्स क्या होते हैं. अब देखिए इसमें हमने ये चीज समझनी है कि इसके अंदर क्रैक्स किस तरह से आते हैं. क्रैक्स हम लोग देख रहे थे, ये आपको क्रैक्स नजर आ रहे होंगे. इस तरह से साइड वॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं. ये देखें, ये साइड वॉक में एक आपको क्रैक नजर आ रहा होगा. इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी की वजह से. थर्मल एक्सपेंशन होती है, जब गर्म हो जाते हैं पार्टिकल्स वो एक्सपैंड करते हैं तो इस तरह से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं. ये तो वो कह रहे हैं कि हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को समझ लेंगे. समझने के बाद कैसे हम लोग इस क्रैक्स को रोक सकते हैं, तो हमने इस चीज को अब समझना है इस पूरे क्वेश्चन में.
अब हम इसका आंसर रीड करते हैं कि आंसर में क्या कहा जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प्स इंजीनियर लीव स्मॉल गैप्स बिटवीन साइड वॉक कंक्रीट स्लैब्स। अब देखें, अगर तो इंजीनियर थर्मल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्हीं साइड वॉक्स में छोटे छोटे गैप्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब गैप्स छोड़ने से क्या होता है, ड्यूरिंग हॉट वेदर कंक्रीट एक्सपैंड्स व्हेन इट गेट्स हीटेड। वही चीज़ है यहाँ पे कि जब हॉट वेदर होता है, साइड वॉक्स में जब पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से, तो वो एक्सपैंड करते हैं। जब वो एक्सपैंड करते हैं तो हमने देखा कि किस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं। इफ़ देयर वर नो गैप्स द स्लैब्स वुड पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड क्रैक और बेंड। अगर गैप्स इनके दरमियान में नहीं रखे जाएँगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करके या तो बेंड हो जाएँगे या क्रैक्स आ जाएँगे उसके अंदर। द गैप्स प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेंशन। तो ये गैप्स क्या होते हैं, हमें स्पेस मिल जाती है उन स्लैब्स को या इन साइड वॉक्स को स्पेस मिलती है कि एक्सपैंड होंगे। जब वो एक्सपैंड होंगे तो स्पेस होगी तो वहाँ पे एक्सपैंड हो जाएंगे। एक दूसरे को धक्का दे के क्रैक नहीं करेंगे, बेंड नहीं करेंगे। हेल्पिंग टू प्रिवेंट डैमेज टू द साइड वॉक्स, जिसकी वजह से साइड वॉक्स डैमेज नहीं हो पाएंगी। अगर अब आपको ये चीज़ समझनी है कि गैप्स क्या होते हैं, तो मैं आपको गैप्स सिखाती हूँ कि इंजीनियर्स साइड वॉक्स के दरम्यान में गैप्स किस तरह से छोड़ते हैं। ये देखें, इंजीनियर्स इन साइड वॉक्स के दरमियान में गैप्स इस तरह से छोड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली स्लैब अगर एक्सपैंड होती है तो इसके पास ये स्पेस होती है कि यहाँ से एक्सपैंड हो जाती है। सेम इसके लिए कि जब ये एक्सपैंड होगी तो उसके पास स्पेस होगी, ये थोड़ा-थोड़ा यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। तो एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, एक दूसरे को बेंड या क्रैक नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये गैप बीच में छोड़े हुए हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इन साइड वॉक्स में क्रैक्स और बेंड्स आ जाते हैं। अगर तो इंजीनियर्स इनके दरमियान में गैप्स छोड़ते हैं तो वो जब बेंड एक्सपेंशन होगी तो वो बेंड या क्रैक नहीं होंगे। सो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इमेजिन यू आर स्टक इन द स्नो विद योर कार। आप इमेजिन करें कि आप अपनी कार के साथ एक बर्फ में फंस गए हैं। विच वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडरनीथ अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और अ हाई पावर्ड हीट लैम्प। अब वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बर्फ में फंस गई है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है उस बर्फ को पिघलाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी उसमें से निकल जाए। दो ऑप्शन उसमें से पहला ऑप्शन ये है कि आप उस बर्फ के ऊपर या उस बर्फ में गर्म पानी का पॉट जो है उससे पानी फेंकें, गर्म पानी फेंकें या उस पॉट को उधर रख दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक हाई पावर्ड हीट लैंप लें, वहाँ पे लैंप लगा दें ताकि उसकी हीट से स्नो जो है वो मेल्ट हो और वहाँ से आप अपनी कार को निकाल लें। इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, और साथ आपने रीज़न भी बतानी है कि आप अगर ये वाला ऑप्शन यूज़ करें तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। अ पॉट ऑफ हॉट वाटर वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडरनीथ द कार। एक गर्म पानी का जो पॉट होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा उस स्नो को मेल्ट करने के लिए। क्यों? वाटर ट्रांसफर्स हीट डायरेक्टली टू द स्नो। वो गर्म पानी अगर हम लोग उस स्नो पे फेंकेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो उस हीट को डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा। वाटर स्नो को खुद ही जो है वो मेल्ट कर देगा। सो द स्नो मेल्ट्स क्विकली, तो स्नो जो होगी वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अ हीट लैम्प ऑल्सो गिव्स हीट। हीट लैम्प अगर हम लोग वहाँ पे रखते हैं ना तो वो भी हीट देता है, बट मच ऑफ इट्स हीट कैन स्प्रेड इनटू द एयर। लेकिन ज़्यादातर उसकी हीट उसके आस-पास हवा में ही स्प्रेड आउट हो जाएगी। उतनी हीट स्नो को डायरेक्टली नहीं मिल पाएगी, मेकिंग इट लेस इफेक्टिव, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट नहीं होगी एंड स्लो कंपेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर जल्दी स्नो को मेल्ट कर देगा एज़ कंपेयर टू हॉट लैम्प, क्योंकि हॉट लैम्प की जो हीटनेस होगी वो ज़्यादातर एयर में ट्रांसफर हो जाएगी एज कम्पेयर टू स्नो पे डायरेक्टली ट्रांसफर करे। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, हाउ डज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीव्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि अब हमें इस चीज़ का पता है, प्लांट की लीव से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्लांट की लीव में हमें ये चीज़ पता है कि लीव के नीचे वाली साइड पे छोटे-छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। जहाँ से प्लांट अपना एक्सेस वाटर, अगर प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा पानी भी प्लांट के लिए नुकसानदेह होता है, उसको लूज़ करता है उन्हीं होल्स के थ्रू। तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, पानी उस प्लांट लीव से गर्मी की वजह से जो निकल रहा होता है, दैट इज़ इवेपोरेशन बेसिकली। तो वो भी उन्हीं प्लांट की उस लीफ के नीचे वाले होल से ही निकलता है। अब वो कह रहे हैं कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस साथ ही पूरे प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट को सब ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। वो किस तरह से? इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है कि हमें तो ये चीज़ पता है गर्मियों में इवेपोरेशन होती है प्लांट के लीफ से, पानी का निकल जाना नॉर्मल है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं पानी को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की पूरी बॉडी में। हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है।
ओके, अब हम इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर में क्या कहा जा रहा है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट, अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन अकर्स। अब सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा था। हमें इस चीज़ का पता है, प्लांट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम जाइलम वेसल्स कहते हैं। वो जाइलम वेसल्स प्लांट की रूट्स में भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं और लीफ में भी होते हैं। उस जाइलम वेसल का काम ये होता है कि वो सॉइल में से वाटर्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करवाता है, और चूँकि ये पूरे प्लांट की बॉडी में मौजूद होता है, तो उस वाटर्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुँचाता है। ठीक हो गया? अब क्या होता है कि यही जब पहुँच जाता है, ये जाइलम वेसल्स वाटर को प्लांट की लीफ तक पहुँचाता है, तो प्लांट के लीफ के अंदर मौजूद हर सेल में पानी चला जाता है। अब हमें इस चीज़ का पता है कि लीफ के नीचे वाले साइड पे छोटे-छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटास कहते हैं। गर्मियों में जब आपका प्लांट बाहर धूप में पड़ा होता है, तो वहाँ पे धूप की गर्माइश की वजह से वहाँ पे जो लीफ है वो गर्म हो जाता है। जब लीफ गर्म होता है, तो लीफ को क्या मिलती है? हीट एनर्जी। लीफ के अंदर मौजूद वाटर पार्टिकल्स को भी हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं? लीफ से एस्केप आउट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, वो हीट एनर्जी मिलने से। जिसको हम कहते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो कि हम लोग लिक्विड्स में पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? जब उनको हीट दी जाती है, तो वो हीट से एनर्जी गेन करते हैं और बॉन्ड्स को ब्रेक करके हवा में गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं। यही काम प्लांट की लीफ में भी हो रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। कि जब भी पानी इवेपोरेट होता है प्लांट के लीफ से, तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। उससे क्या होता है? दिस क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स दैट ड्रॉज मोर वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स थ्रू टाइनी होल्स इन द स्टेम। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लीफ के ऊपर से जब पानी, लीफ में से पानी जब बुखारात बन के उड़ रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है। वही ये प्रोसेस एक पूरे प्लांट की बॉडी में पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्लांट के नीचे वाले हिस्से में मौजूद पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वो भी ऊपर वाली साइड पे आते हैं। जब वो ऊपर आते हैं, तो ऊपर प्लांट की हर बॉडी तक वो पहुँच जाते हैं। एक सक्शन, हम कहते हैं एक सकिंग फोर्स जो है वो ऊपर से क्रिएट होती है, जिसकी वजह से नीचे वाले पार्ट, वाटर, मिनरल्स वगैरह भी ऊपर वाली साइड पे आते हैं। The water carries dissolved nutrients and minerals from the soil to all parts of the plant। तो जब वो sucking force लग रही होती है, तो वो क्या करती है? नीचे मौजूद minerals particles को भी ऊपर वाली साइड पे प्लांट की बॉडी तक लेके आती है। In this way evaporation helps transport water and nutrients throughout the plant। इस तरह से evaporation का process जब होता है, तो वो पुलिंग फोर्स की वजह से नीचे से तमाम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्लांट की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये रीज़न थी, या ये प्रोसेस था, जिसकी वजह से इवेपोरेशन पूरी प्लांट की बॉडी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। व्हाई डज एडिंग आइस टू अ ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिवली देन एडिंग कोल्ड वाटर? वो कह रहे हैं, एक आपके पास पानी का ग्लास है, उसमें अगर आप बर्फ़ डालते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से और इफ़ेक्टिवली उस पानी को ठंडा कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसी पानी के ग्लास में ठंडा पानी डाल देते हो। तो दोनों में आपने बताना है कि क्यों आइस की वजह से पानी जल्दी और अच्छे से ठंडा होता है, और सिर्फ़ ठंडा पानी डालने की वजह से वो वही पानी अच्छे से ठंडा क्यों नहीं हो सकता, इसकी क्या रीज़न है? हमने ये चीज़ अब देख लेते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। एडिंग आइस कूल्स अ ड्रिंक मोर इफेक्टिवली देन एडिंग कोल्ड वाटर बिकॉज़ आइस एब्ज़ॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट व्हेन इट मेल्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम अगर आइस को ऐड करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से पानी को ठंडा करेगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, बिकॉज़ आइस जो है वो सबसे पहले तो मेल्ट होगी, ठीक है? मेल्ट होने के लिए उसको हीट की ज़रूरत है। वो हीट कहाँ से लेगा? वो हीट वो उसी पानी के ग्लास से हीट लेगा, अपने आप को मेल्ट करेगा। आधी हीट तो निकल गई उस पानी में से, उस आइस को कन्वर्ट करने में, वाटर में। नेक्स्ट, टू चेंज फ्रॉम सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर द आइस नीड्स हीट एनर्जी। वही बात कि अपने आप को सॉलिड आइस से, आइस ने अपने आप को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए इसको मेल्ट होना पड़ेगा। मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए होगी। हीट कहाँ से लेगा? वो उसी पानी के ग्लास से हीट लेगा। दिस रिमूव्स मोर हीट फ्रॉम द ड्रिंक। उससे क्या होगा? ड्रिंक से हीट रिमूव हो जाएगी, वो आइस अपने आप को मेल्ट करने में ले लेगा। एंड मेक्स इट कोल्डर, और हीट जब लेगा तो पीछे पानी जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। कोल्ड वाटर कैन ओनली कूल बाय मिक्सिंग। अगर आप सिर्फ ठंडा पानी ऐड करते हो, तो वो सिर्फ मिक्स होकर ठंडा हो जाएगा। बट आइस कूल्स बोथ बाय बीइंग कोल्ड एंड बाय मेल्टिंग। आइस जो है वो 2 काम करेगा। सबसे पहले अपने आप को मेल्ट करेगा, फिर अपने आप को जो उसका अपना मेल्टिंग लिक्विड होगा उसको भी ठंडा करेगा। तो वो दोनों कामों के लिए जो हीट होगी, वो कहाँ से लेगा?
पानी से लेगा। पहले पानी से हीट लेगा अपने आप को मेल्ट करने के लिए, फिर जो मेल्ट होके वो लिक्विड बना होगा उस लिक्विड को भी उसने ठंडा करना है, तो उसके लिए भी हीट कहाँ से लेगा? पानी से। तो पानी से उसने 2 फॉर्म में हीट्स एब्ज़ॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू सिर्फ़ अगर हम कोल्ड वाटर ऐड करते हैं, तो कोल्ड वाटर सिर्फ़ मिक्स होके पानी को ठंडा कर देगा। तो एज़ सच कोई हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, जबकि आइस जो है वो हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा फॉर द 2 पर्पसेज़, फॉर फर्स्ट फॉर मेल्टिंग, देन वो अपने लिक्विड को ठंडा करने के लिए भी हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा अच्छे से ठंडा होगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम इसी आंसर को थोड़ा-सा और अच्छे से समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को देखें, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे हमारे पास ये ड्रिंक है और यहाँ पे हम सिर्फ़ ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं। ये ड्रिंक है जिसमें हम लोग आइस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कोल्ड वाटर टेम्परेचर को लो कर रहा है और सिर्फ़ ड्रिंक के साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस जो है वो पहले मेल्ट हो रही है, हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रही है और इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। अगर हम देखें तो क्या होता है, पहले आइस जो है वो ठंडी होगी, सॉरी कोल्ड आइस है वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड होगा वो भी अपने आप को ठंडा करेगा। इन दोनों कामों के लिए, मेल्ट होने के लिए और जो लिक्विड आइस जिस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है उसको भी ठंडा करने के लिए, तो वो क्या करेगा, हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो दोनों प्रोसेस के लिए जब वो हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा तो ड्रिंक का टेम्परेचर अच्छा खासा गिर जाएगा और ड्रिंक जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू अकर। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। सुपर कंडक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिना इन विच सर्टेन मटेरियल्स कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट विद जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। ओके, सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना होता है जिसमें अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एक ख़ास टेम्परेचर तक, उसका मतलब उसका एक ख़ास टेम्परेचर रख दें, उसका टेम्परेचर इतना कूल डाउन कर दें, इतना कूल डाउन कर दें कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुँच जाए, और जब वो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुँचता है, तो क्या होता है उस मटेरियल के अंदर कि जब भी हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएँगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल में ज़ीरो रेजिस्टेंस फेस करेगी। इसका क्या मतलब है? नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी हीट की फॉर्म में लूज़ हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। बट जब सुपर कंडक्टर्स अपने एक उस ख़ास टेम्परेचर तक पहुँच के सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, तो हम जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी किस्म की फ्रिक्शन को फेस नहीं करती। जब वो फ्रिक्शन फेस नहीं करती, तो वो फिर हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को लूज़ भी नहीं करती। दिस मीन्स कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू देम विदाउट लूजिंग एनर्जी एज़ हीट। तो इसका क्या मतलब है, जब उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो जाएगी विदाउट अपनी एनर्जी लूज़ किए बगैर, हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तो दैट इज़ सुपर कंडक्टिविटी, ये सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि वो कौन से चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस मतलब वो कौन सी मुश्किलात हैं जो कि हमें मिलेंगी जब हम लोग सुपर कंडक्टिविटी का प्रोसेस करवाने के लिए टेम्परेचर को लो कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक मटेरियल सुपर कंडक्टर सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब उसका टेम्परेचर हम इतना लो कर दें कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर या सुपर कंडक्टर बनने के लिए कितना टेम्परेचर हमें गिराना पड़ता है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ओके, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। मेंटेनिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स नीडेड फॉर सुपर कंडक्टिविटी इज डिफिकल्ट बिकॉज स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करना पड़ता है। जब हमें कम करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो कोई नॉर्मल टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है, हमारा चीज़ों का जो टेम्परेचर होता है या हमारी बॉडी का भी जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमने एक मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाना है, तो हमें उसका टेम्परेचर -269 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। मतलब पहले 25 से 0 तक लेकर जाना पड़ेगा, फिर 0 से भी नीचे -269 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं ताकि हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर सकें, कम कर सकें। Many superconductors must be cooled to very low temperature using expensive substances. अब कूलिंग सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसा हीलियम हो गया या लिक्विड नाइट्रोजन होगी।
ये सब्सटेंसेस होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम इनको यूज़ करके भी मटेरियल्स का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। कीपिंग दिस टेम्परेचर कांस्टेंट यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो टेम्परेचर्स को कांस्टेंट भी रखना पड़ता है, कि अगर हमने उसका टेम्परेचर अगर गिरा लिया है -269 तक गिरा लिया है, तो हमें फिर उसको कांस्टेंट भी रखना है। अगर 1 सेंटीग्रेड भी उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तो वो मटेरियल अपनी सुपर कंडक्टिविटी खो सकता है। सो इस वजह से उसको उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट भी रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए हमें फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, जिसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी भी चाहिए होता है। इन एडिशन इक्विपमेंट मस्ट बी केयरफुली इंसुलेटेड। वही बात, अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज़ करें, जिसके अंदर हम उस मटेरियल को रख दें कि कोई बाहर की हीट अंदर ना आए, अंदर की हीट बाहर ना जाए, या अंदर वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, कांस्टेंट रखे, तो वो इक्विपमेंट भी हमें इंसुलेट करने पड़ते हैं। इंसुलेट का मतलब होता है हमें ऐसे बनाने पड़ते हैं कि ना बाहर की हीट अंदर आए, ना अंदर से कोई भी जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट हो। बिकॉज़ इवन अ स्मॉल राइज़ इन टेम्परेचर कैन स्टॉप सुपर कंडक्टिविटी। क्योंकि अगर आप एक मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना चुके हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करके, अगर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी खो सकता है। सो इस वजह से ये तमाम चैलेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत हैंडल करना बहुत इनको मुश्किल है। तो उसमें कौन-कौन से दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला तो हमारा था कि हमें स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। दूसरा हमने कहा कि हमें सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन की तरह जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा हमने कहा कि हमें काफ़ी एनर्जी और काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं। चौथा हमने कहा कि हमें इक्विपमेंट जो होते हैं वो इंसुलेट करने पड़ते हैं। सो ये तमाम चैलेंजेस जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना रहे होते हैं। होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। होप सो कि तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक तमाम क्वेश्चंस कवर किए। सिंपल वे में, ईज़ी वे में, पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करके, फ्लो डायग्राम के साथ समझ के। पिछली वीडियो में हमने 1 टू 5 अंडरस्टैंड किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट ऑन कर दूँगी। और होप सो कि तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लाज़मी लिखिए, या आप ये दी गई ईमेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है। और अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए हैं, यही नोट्स चाहिए जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं पीपीटीज़ की फॉर्म में, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल के थ्रू, किसी और वे के थ्रू मैं आपको उनको पास ऑन कर दूँगी, आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।